देखो बेटा इधर, आज सैटरडे है और सैटरडे को आपको वादा किया गया था कि सैंपल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो यह पेपर है आपका, सब्जेक्ट है साइंस और पेपर कोड है 2023 824 EL 824 EL। और इस पेपर में देखा गया बेटा ना, पूरा जो क्वेश्चन दिया है 20 आउट ऑफ 20 वो पूरा थ्योरी बेस्ड दिया है, यानी न्यूमेरिकल का कहीं भी नाम निशान भी इस प्रश्न पेपर में नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न बन रहे हैं वो ज्यादातर किससे बन जा रहे हैं, थ्योरी बेस पे, लेकिन कुछ पेपर पैटर्न में देखा गया न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन है। तो ऐसे स्थिति में आप दोनों की तैयारी करेंगे कि न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन और थ्योरी बेस। तो आज थ्योरी बेस, नेक्स्ट टाइम आपको न्यूमेरिकल बेस जो भी रहेगा वो टोटल सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे फिजिक्स का भाग 1 जो है, यानी खंड अ का भाग 1 3 भाग में है। पहला फिजिक्स होगा, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान, ठीक है, यानी बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में से जो पहला पोर्शन है वो फिजिक्स है। और पहला प्रश्न बेटा पूछ रहा है कि कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, सदैव सत्य होते हैं। और ध्यान से बेटा समझो, ऑप्शन दिया है केवल अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ऑप्शन बी दिया है केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। और सी दिया है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए। और डी दिया है ऑप्शन इनमें से सभी, इनमें से सभी। यानी प्रश्न को पहले ध्यान से समझो, प्रश्न बड़ा सीधा साधा है, सिंपल है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी किस बात के लिए सत्य होंगे, केवल अवतल दर्पण के लिए या केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए या इनमें से सभी। तो सबसे पहले तो बेटा परावर्तन जब आपको पढ़ाया गया था तो परावर्तन में ये बताया गया था कि प्रकाश परावर्तन, यानी प्रकाश जब किसी सरफेस पे टकराता है तो उसकी अधिकांश किरणें क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौटती हैं जिस माध्यम से वह आती है, यानी आने वाली किरणें वापस लौट रही हैं। यह प्रत्येक स्थिति में संभव था, कब, जब केवल दर्पण हो। अब वह दर्पण चाहे अवतल का हो, चाहे उत्तल का हो, चाहे समतल हो, क्योंकि इसके एक तरफ अवतल हो या उत्तल हो चाहे समतल हो। तो समतल में हमने कहा था कि प्लेन के एक सरफेस पे पॉलिश पेंट कलाई होती है लाल पेरोक्साइड की। अवतल दर्पण में मैंने कहा था कि दबे हुए तल पर परावर्तक होता है और उभरा हुआ तल पॉलिश होता है। और उत्तल दर्पण में बताया गया था बेटा कि उभरा हुआ तल परावर्तक और दबा हुआ तल पॉलिश होता है। तो केवल दर्पण की स्थिति में जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दर्पण पे चूंकि पॉलिश है, पॉलिश के नाते प्रकाश किरण आगे न बढ़ के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और प्रकाश को वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या पढ़े थे, परावर्तन। तो जब परावर्तन है तो परावर्तन सत्य होगा किसके लिए, अवतल के लिए भी, समतल के लिए भी और उत्तल के लिए। यानी हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब दूसरा प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी प्रतिबिंब बन सकता है। तो किस स्थिति में बन सकता है, ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक ए और सी दोनों। अब इनमें से कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले तो बेटा ये समझ लो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। इसी को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बेटा तब बनता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी वस्तु से पड़ती है और मान लो ये वस्तु हमारा सी पर है, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र पर, ये इसकी फोकस है। अब वस्तु से पड़ने वाली समांतर प्रकाशीय किरण, हमने नियम पढ़ा है 3 नियम, कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर
निकल जाती है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, यदि कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं होता है। ये 3 नियम के अनुसार हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो बेटा जब समांतर किरण पड़ेगी तो यह क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन हमने ये भी पढ़ा जब कोई फोकस से जाएगा तो ये इसके समांतर गुजर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये जहां कट कर रहा है बेटा, ये वास्तव में कट कर रहा है। और जब वास्तव में दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो वहां पे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? लेकिन इसी अवतल दर्पण की स्थिति में यानी प्रतिबिंब कैसा बना, अगर पूछ ले प्रश्न आपसे कि यदि कोई प्रकाशी यानी प्रकाश या प्रश्न आपसे पूछ ले कि यदि किसी अवतल दर्पण पर हम वस्तु को C पर रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, किरण आरेख दिखाइए। तो यही बनाएंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बने, तो भी आंसर आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र। यानी एक प्रश्न में 3-3, 4-4 आंसर के आपको सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं। ये माइंड में आपके रिकॉल होना चाहिए कि कब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्रश्न जैसा पूछेगा वैसा आप आंसर दोगे। कोई डाउट? अब काल्पनिक प्रतिबिंब बेटा इसी अवतल दर्पण में आ जाओ और वस्तु की स्थिति को फोकस और ध्रुव के बीच रख दो। कहां पे? फोकस और ध्रुव के बीच। तो फिर यहां से समांतर किरण जाएगी और बेटा जब समांतर जाएगी तो क्या होगा, फोकस से वापस लौट आएगी। फिर यहाँ वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से जाएगी, लेकिन पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिल नहीं पाएगी। और जब नहीं मिलेगी तो हम इसको कोशिश करेंगे मिलाने की, तो आगे बढ़ाएंगे तो आगे यहाँ मिलेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और कैसा बनेगा, जैसे सिंपल बात है, अगर किसी का शादी विवाह हो गया हो और वो रेस्टोरेंट में चाय पिएगा तो किसी से डरेगा, तो छिप के पीने की जरूरत है नहीं। लेकिन वही 2 ऐसे लोग जाए जो अनजान है और वो चाय पियेंगे, क्या करेंगे, छिप छिप के पियेंगे कि घर का कोई ना देख ले, बगल का कोई ना देखे। तो वही स्थिति है, जब छिपा हुआ प्रतिबिंब आपको दिखाई दे दे तो समझ लो आपने कल्पना किया, इमेजिनरी है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। और जब वास्तव में आप चाय पी रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो, तो समझ लो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा। पढ़े लिख लो, पढ़े लिख लोगे, अच्छा जगह शादी होगा, अच्छी अच्छी मिलेगी और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में चाय पियोगे, डरने की जरूरत नहीं। अभी तो डर डर के सब काम हो रहा है। समझ में आ गया ना? अब ध्यान दो बेटा, अब हमको तो ये पता चल गया कि आभासी प्रतिबिंब बना अवतल दर्पण में, और ये भी पता चल गया कि आवर्धित बना। तो अवतल दर्पण तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, तो उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, उभरे हुए तल पर क्या होती है, परावर्तन, और दबा हुआ तल पॉलिश। अब यहाँ से बेटा कोई भी प्रकाशीय किरण लेंगे, वस्तु को चाहे हम कहीं भी रख लें, अनंत पे रखे, समांतर आई तो ऐसे निकल जाएगा, ये भी समांतर आया ऐसे निकल जाएगा, और पीछे बढ़ाने पे पता चलेगा ये फोकस पर कहीं प्रतिबिंब बना रहे हैं। आभासी तो बना रहे बेटा, लेकिन बिंदुवत बना रहे हैं, बहुत छोटा बना रहे हैं। ये दर्पण की बात हो रही है। वही जब हम उत्तल लेंस लेंगे तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, उत्तल लेंस तो यही होता है। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है, जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। किनारों पर क्या होता है, और दोनों पृष्ठ परावर्तक होता है। अब ऐसे स्थिति में यदि कोई प्रकाशीय किरण, जैसे मान लो अनंत पे यहाँ पे है, ठीक है, अनंत पे आ रही है, और अनंत से जाने के बाद क्या होगा, उच्च प्रतिरोध वाला, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ध्यान दो, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन बोलते जाओ, चालक, अर्धचालक, अतिचालक, डी क्या है, विद्युत रोधी। चलो ध्यान दो, इधर कह रहा अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अब प्रतिरोध का मतलब पहले समझ लो है क्या, अभी ऑप्शन पे ध्यान देंगे। प्रतिरोध का मतलब हुआ जो चालक के मार्ग में अवरोध पैदा करे। तो अवरोध पैदा करना, अवरोध जब पैदा होगा बेटा यानी रोकने की कोशिश करना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, यानी चालक में अवरोध पैदा करना मतलब विद्युत की गति में अवरोध
पैदा करना। तो ऐसे पदार्थ सदैव विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लेकिन ये चालक कहा था बेटा, चालक में तो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सिल्वर, चांदी होता है। फिर एयू गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब चालक है। अर्धचालक जो विद्युत में प्रवाह तो होती है, लेकिन चालक जो होती है, चालक की अपेक्षा अर्धचालक उनमें थोड़ा कम प्रवाह होता है। तो रोधी का मतलब यानी उच्च प्रतिरोध, यानी जितना अधिक प्रतिरोध लोगे वो विद्युत की मात्रा को उतना ही कम यानी धीरे धीरे फ्लो करेगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? विद्युत रोधी। अगला प्रश्न बोलो। विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या दिया है? वोल्ट, वाट, सी जूल है, जूल, और डी कूलाम। इसके बाद नोट कर लेना तुम लोग। कूलाम यानी विद्युत शक्ति की इकाई है। प्रश्न क्या हमारे पास? चौथा प्रश्न पूछा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, और ऑप्शन दिया वोल्ट, वाट, जूल और कूलाम। क्या होगा? अभी कल ही पढ़े हम लोग। क्या होगा? क्योंकि हमने पढ़ा क्या? विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति बराबर होता है W बाई टी के, और W यानी कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। तो जूल पर सेकंड भी बेटा विद्युत शक्ति का मात्रक है, लेकिन इसी का एसआई मात्रक जो हम लिखते हैं वह वाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और वाट का परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य प्राप्त हो तो विद्युत शक्ति का मात्रक 1 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न बोलो, प्रश्न नंबर 5। ये क्लियर है? ठीक। प्रश्न नंबर 5 बोलो। किसी विद्युत केतली में, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन है आपका 6 गुना, 4 गुनी, हाँ चलो बोलो। 4 गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी, सी है 9 गुनी, ठीक, और डी है 12 गुनी। और डी है आपका 12 12 गुनी। गुनी। 12 गुनी। ध्यान दो, प्रश्न कह रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, यानी 9 गुनी। 9 गुनी कैसे पता चला? क्योंकि हमने पढ़ा क्या है? ऊष्मा और धारा में एक संबंध पढ़ा है, H बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर, यानी इसका मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर को। अब H को 3 गुना बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 3 का स्क्वायर बढ़ेगा, यानी 9 गुना। कितना हो जाएगा? 9। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई डाउट? चलो प्रश्न नंबर 6। क्या है? पढ़ो प्रश्न। एक व्यक्ति, पढ़ो, पूरा पढ़ो। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन इस पे बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो, सवाल नंबर 6 है। कह रहा है एक व्यक्ति है जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, स्पष्ट देखने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है? प्रश्न थोड़ा सा अंतर है ये, क्योंकि पेपर में क्या दिया है? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष एक ही बात है। दीर्घ दृष्टि दोष ऑप्शन दिया है, और बी दिया है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, और सी दिया है जरा दूर दृष्टि दोष, और
डी है इनमें से सभी। डी है इनमें से डी। सभी। ध्यान दो, प्रश्न है आपके पास, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, यानी बात स्पष्ट है कि दूर की चीजें इसे दिखाई नहीं देती हैं, तो व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है, यानी उसकी आंखों में किस प्रकार का दोष है वह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका दीर्घ दृष्टि दोष, यानी इसी को हम दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टि दोष, और चौथा इनमें से सभी। ज्यादातर आपको बताया जाता है जो सभी हो उसको बता दियो, वही आंसर सही होता है। ज्यादातर वीडियो में आप देखेंगे लोग बता देते हैं या टीचर बता देते हैं कि यदि आपको इनमें से सभी लगा तो उसी को टिक मार दो, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है उसी पर टिक मारेंगे। बट ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? क्या होगा? निकट दृष्टि, क्योंकि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो आंखों का दोष मुख्य रूप से दो आपके सिलेबस में जिसको पढ़ना है, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। अब निकट में बेटा ध्यान देना, जो दोष होता है वही दिखता है, यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब पास का दिखेगा, दूर का नहीं। यानी ये व्यक्ति जिसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा ये पास का देख सकता है लेकिन दूर का नहीं। दूर का और दूर दृष्टि दोष वाला बेटा जो दोष है वही होता है, मतलब दूर का देख सकता है, पास का। आज जब पास का दिखाई ना तो दूर का दिखाई दे, यानी उसका मतलब उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, पास का नहीं देख पाता। बात समझ में आ गई? अब निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बतानी हो तो आप सिंपल कर सकते हो, आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं बेटा? बता दो। वेरी गुड, आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एकदम, कोई नंबर काट ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे बेटा अवतल लेंस होता है। तो पूरा नंबर जब देगा ना तो ऐसे गोला बना देगा, लो पूरा नंबर है इसमें। अब तुम ढूंढो वहां पे 6 5 3 1 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिख देगा वो भी। इसके निवारण के लिए किस लेंस का? वेरी गुड, अब तो बता ही दोगे, अब बता दोगे कि नहीं? क्योंकि अब तो पता चलेगा ना इसका अवतल है, इसका उत्तल होगा ही होगा ही नहीं होगा? ठीक, चलो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7वां बोलो। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक बोलते जाओ उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, उल्टा और अत्यधिक छोटा। ये तो देखो को प्रश्न पढ़ के आंसर लग रहा है क्या होगा? प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। हमको लगा यही पूछेगा, प्रतिबिंब बनाता है। तो बेटा क्या पूछ लिया? वस्तु की, और अभी अभी बताया इसको क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में, अनंत पर बनता है कि अनंत पर होगा? बेटा पूछा वस्तु की स्थिति है, तुम बना रही हो बनता है अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा, और छोटा भी बिंदुवत बनता है, समझ लो बहुत छोटा, अल्प छोटा। यानी क्योंकि अवतल दर्पण यही था ना, अनंत से किरण आई थी, कहाँ मिली थी? फोकस पर, है ना, प्रतिबिंब बना। तो वास्तविक कह सकते हो अत्यंत छोटा बनता है। यही थोड़ा सा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आओगे तब वहां पे आप उसको लिखोगे कि उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, परंतु फोकस पर ही बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो इसका ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन होगा जो भी ऑप्शन हो ए बी सी। अनंत पे आप टिक कर लोगे, अगर डी है तो डी लिख के टिक कर लो। अनंत पर वस्तु की स्थिति क्या होगी? कोई डाउट? इरेज किया जाए। केमिस्ट्री का है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्या बेटा? कार्बन को वायु में जलाने, ठीक है, कार्बन है, हमने इसको वायु में जला दिया। वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण, CO2 का बनना उदाहरण है। अब देखो किसका उदाहरण है भैया? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। बी है विस्थापन अभिक्रिया। बी है विस्थापन
ठीक है। और सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ, द्विविस्थापन। और डी है वियोजन अभिक्रिया। और डी है वियोजन। वियोजन। अब ध्यान दो, अब कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 का बनना उदाहरण है। ऑप्शन दिया आपके पास 4, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या वियोजन। कौन सा सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अब संयोजन अभिक्रिया बेटा होता क्या है, बताओ क्या होता है? कैसे आप लोग बोल दिए संयोजन होगा? हाँ, वह अभिक्रिया जिसमें, अरे बेटा हम सिंपल बताए थे एक बात, संयोजन का मतलब विवाह के बंधन में बंध जाना। विवाह के बंधन में कौन बंधता है? वर और वधु अलग अलग थे, जैसे जयमाला, सात फेरा और सिंदूर हो गया तो तुरंत क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यानी दो अलग अलग परमाणु अणु मिलकर एक नए यौगिक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनाए, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तो जब जाहिर सी बात आप कार्बन के साथ वायु ले रहे हो तो CO2 बन रहा है। हाई लड़का था, हाई लड़की थी, दोनों एक मिल गई ना, बियाह हो गई तो दोनों का हो गई ना, पति पत्नी। और पति पत्नी एक साथ लिखा जाता है ना, तो इसलिए जब एक साथ अभिक्रिया दिखाई पड़ गई, अलग अलग थे, एक हो गए मिलकर, तो यहाँ पर संयोजन होगा। क्या होगा? संयोजन। अब यहीं पे एक दिया है वियोजन। विवाह के बाद तलाक भी कभी कभी होता है, तो तलाक में जो मियाँ बीवी एक साथ थे अब वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यदि हमने सोडियम क्लोराइड ही ले लिया और इसको हमने तोड़ लिया आयन के रूप में, तो Na+Cl-, वियोजन हो गया, तलाक हो गया। और जब तलाक हो गया तो अभिक्रिया क्या हो गई? वियोजन की। आई देखो आ गया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम आपको पढ़ाए थे कि जो अभिकारक में से कोई एक साथ छोड़ेगा दूसरे का साथ पकड़ लेगा। और उसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे अगर कोई लड़का किसी को स्कूटी पे बैठा के घुमा रहा है और वहीं बगल वाला आया KTM लेके 2 बार हॉर्न मारा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कल KTM पे वही दिखाई दे देती है जो स्कूटी पर थी। यानी एक को छोड़कर दूसरे पे चला जाता है। और ये कब होता है? इसी में होता है अधिक अभिक्रियाशील वाला जो तत्व होगा वह कम अभिक्रियाशील वाले को लात मारेगा, धक्का मारेगा, तुरंत निकल जाएगा, तुरंत क्या होगा? हटाएगा और अपने आके बैठ जाएगा। और अभिक्रियाशीलता का क्रम हम लिखवाए थे कि केदारनाथ का माली, यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है, और कापर यति, और क्या लिखवाए थे? एजी। अब ध्यान दो बेटा, अब अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है यह अधिक होती है, अधिक अभिक्रियाशील, और नीचे वाला कम क्रियाशील। ठीक है। और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। कौन सा क्रम है? यानी इसका मतलब बेटा अधिक अभिक्रियाशील वाला जो होगा वह कम क्रियाशील वाले को धक्का मार के भगाता है, एकदम बेइज्जत करके। जैसे कभी कभी मान लो हम बड़े सभागार में चले जाए और वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्य अतिथि के रूप में थे, तब तक अचानक CM साहब आ गए, योगी जी बाबा। अब जब योगी बाबा पहुंचेंगे तो क्या होगा? अब DM साहब को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। भाई प्रदेश के क्या है? प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री है। आज जब देश का मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री आएगा तो जिलाधिकारी साहब को क्या करना पड़ेगा? अपनी कुर्सी पे बैठाना पड़ेगा, सर बैठिए, बैठेंगे ना, और तब CM साहब को उठना पड़ेगा। और राष्ट्रपति आ गए तो फिर PM साहब को उठना पड़ेगा। यानी क्रम है कि नहीं है? तो ये राष्ट्रपति महोदय यही है, केदारनाथ का मालिक, यानी पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और पोटेशियम किसी का भी साथ यूं छुड़ा देता है, चाहे वो KTM पे बैठा चाहे कहीं, तुरंत पकड़ लिए अपने लगे, चला यार। अब इसी तरह का अभिक्रिया करा दो विस्थापन का। मान लो हम आयरन के साथ कॉपर सल्फेट ले लें। किसको ले लें? अब बेटा जब आयरन के साथ कॉपर सल्फेट लोगे, इसमें अभिक्रिया कराओगे तो ध्यान से देखो, कॉपर कहाँ है? सबसे नीचे। आयरन कहाँ है? ऊपर। तो अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी हुई? आयरन के। हाई KTM वाला है, हाई स्कूटी वाला है। अभी क्या करेगा? लात मारेगा, एक कहेगा चलो हटो यहाँ से। और जैसे लात मारेगा तो वहां से हटेंगे ना, और जैसे हटेंगे तो यहाँ क्या सट जाएगा और बना लेगा क्या? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और प्लस
ये इकलौता हो गया, जिसको बैठा के घूम रहा था साथ छोड़ दी तो अकेले घूमेगा ना, आ गया। 8 हुआ ऐसा, इसलिए एकल विस्थापन। कबो कबो ऐसा होता है दोनों चेंज हो जाते हैं, कबो दोनों केटीएम वाला हो तो दोनों ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ऐसा होता है। मतलब अभिक्रियाशीलता का क्रम ठीक ठाक हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो हल्का फुल्का तो भी परिवर्तन होता है, लेकिन साथ किसी का छूटता एक छोड़ती है तो दूसरी आके पकड़ लेती है, लेकिन साथ छूटता नहीं है। जैसे इसमें कॉपर सल्फेट के साथ किसकी अभिक्रिया कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, कॉपर सल्फेट के साथ। तो बेटा कॉपर कहाँ है, यहाँ है, सोडियम कहाँ है, यहाँ ऊपर है, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये ज्यादा पावरफुल। भले केटीएम वाला है लेकिन केटीएम बाइक अभी नया निकाला है और एक 6 महीना पुराना है, तो नए वाले का भाव अलग रहेगा नहीं रहेगा। और है थोड़ी सी स्मार्ट थी, कौन, सल्फेट। और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो स्मार्ट नहीं है, थोड़ी सी खराब है, अभी तुरंत एक्सचेंज हो जाते हैं सब। भैया हम तुम्हारा साथ नहीं, हम नए वाले केटीएम पे जाएंगे। और जैसे ही नए वाले केटीएम पे जाएगा तो सोडियम सल्फेट बना लेगा, लेकिन ये भी बेचारा केटीएम लिया हुआ है, थोड़ा सा मेल खा जाता है तो ये तुरंत कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन, और Cu पे 2+ होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी CuOH का होल ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट। और बेटा ध्यान दो, सोडियम पे भी 2- होता है, तो अब ये सोडियम वाला 2- जो सल्फेट पे था, ये जब सोडियम के साथ आएगा तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी बना लिया सोडियम सल्फेट। और ये क्या बना लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, बात समझ में आ गई। तो केटीएम था दोनों, लेकिन एक नया था, एक नया वाला अधिक अभिक्रियाशील था, पुराना वाला तुरंत एक्सचेंज हो गया, नए वाले को नया मिल गया, पुराने वाले को। बस ये 4 अभिक्रियाएं, यानी संयोजन, वियोजन, विवाह दिखाई दे, 2 लोग एक हो जाए तो समझ लो संयोजन है, 2 लोग एक थे वह टूट के 2 हो जाए, 3 हो जाए, समझ लो तलाक यानी वियोजन है। 2 लोग एक साथ गुजर रहे थे, एक छोड़ के दूसरे के साथ चला जाए, यानी अधिक अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील को हटाकर विस्थापित हो जाए, तो उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन में दोनों में से, यानी दोनों जो आयन्स होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील वाले से एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी नया केटीएम वाला नए वाली को और पुराना केटीएम वाला पुराने वाले के साथ विस्थापित हो जाए तो क्या होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों का एलिमेंट चेंज हो जाए तो वहां क्या होगा, द्वितीय विस्थापन। और इन 4 में से बेटा महत्वपूर्ण रूप से बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे सभी लोग, पक्का लॉक किया जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, कोई डाउट, तो लॉक कीजिए। संयोजन अभिक्रिया पे आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे बोर्ड परीक्षा में 2 अंक। अब हम 2 करोड़ तो कहेंगे नहीं, हम अमिताभ बच्चन थोड़ी ना, कौन बनेगा करोड़पति कल। 2 अंक आपको मिलेगा, और 2 अंक मिलने से बेटा जान लो दहेज प्लस हो गया कुछ ना कुछ। आप पढ़ लिख के नौकरी करोगे तो दहेज मिलेगा, और दहेज में सब कुछ मिलेगा, AC फ्रिज कूलर पंखा, नहीं तो बेना दिया सब डोलावे वाला। सरकारी नौकरी ना रहे था ये बेना दिया किया मिलेला नहीं मिली, घबरा नहीं दौड़ तो बेना बिल्कुल करे। चलो ठीक हो गया, अगला प्रश्न वीडियो मिलेगा, पढ़ना एकदम जबरदस्त तरीके से, इसीलिए तो हम मिटा दे रहा है, कल टेस्ट ले लेंगे इसी का। हाँ क्वेश्चन नंबर जो टॉपिक पढ़ाए उसी में से क्वेश्चन बना के देंगे, यही नहीं देंगे, हाँ घबराओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाशीलता से गैस निकलती है, अभिक्रियाशीलता से गैस निकलती है। अब ध्यान दो बेटा, जिंक चूर्ण है, अब जेडेन के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लेंगे तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा तुरंत, कुछ नहीं सोचेगा, तुरंत एक पकड़ लेगा, भाई आ जाओ हमारे संग आ जाओ, और जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन क्या कही दी मुक्त, तो गैस क्या निकला, तो ऑप्शन क्या दिया बेटा तुम बोल लो तो H2 दिया है क्या, अच्छा वेरी गुड, तो आंसर मिल गया, ए ही है, तो ऑप्शन ए इज, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो बेटा, सामान्य ताप
हाँ क्या है, कह रहा कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है फ्लोरीन और तीसरा है आयोडीन। हाँ बेटा बता दो तो क्या होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। बी से कितने लोग हाथ उठाओ? वेरी गुड, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि कमरे के ताप पर वास्तव में द्रव अवस्था में पाया जाता है। सही है। क्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है बेटा, ये भी तो बता दो। मान लो कहीं पूछ लेता, द्रव की जगह कुछ और लिख देता, तब तो ये ऑप्शन नहीं होता। मान लो यहाँ गैस लिख दिया, आहा, तब क्या सही होगा? क्लोरीन पाया जाता है गैस अवस्था में। अब यहाँ ठोस लिख दिया तो क्या पाया जाएगा, है कि है? सी वाला। वेरी गुड, कितने लोग तुक्का मारे हैं? पहला नंबर बेटा, ये मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता। यह मुक्त अवस्था में क्लोरीन भूपटल पर यानी भूमि के ऊपरी परत पर कोयले में पाया जाता है। सर आप बोले द्रव अवस्था में ना तो नमक ही होता है, आयोडीन होगा। आयोडीन किस अवस्था में? हाई तो भाई नमक द्रव अवस्था में पाई है। उगलाओगे तब ना होगा। अब नमक की पैकेट ले आते हो कि पॉलिथीन में तेल वाला रहता पैकेट? अरे जा, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बोलो बेटा। कह प्रोपेनॉन में क्रियात्मक, बोलना नहीं तुम लोग, ऑप्शन हम खुद लिखेंगे क्योंकि हमको लग रहा है तुम लोग रट्टा मान लियो। हाँ हम ऑप्शन लिखेंगे। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन बेटा मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी ने देखा चीटी के तो बहुत मार मारेंगे। हम थोड़ा सा मजेदार वाला करते रहे। हाँ बेटा आप बताओ। ऑप्शन ए है सी डबल बॉन्ड हो, प्रोपेनॉन। सी डबल बॉन्ड OOH, यहाँ है CO। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज। वेरी गुड बेटा, तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो लेकिन थोड़ी सी गलती कर बैठे, दिल गलती कर बैठा है। CO और C डबल बॉन्ड दोनों एक ही समूह है, दोनों बेटा कीटोन समूह है। क्या है? कीटोन समूह है। यह ग्राफीय सूत्र है और ये संरचना सूत्र है, बस इतना अंतर है। बात समझ में आ गई? नहीं, ये ग्राफीय सूत्र, ये संरचना सूत्र है। तो डी यानी हमारा ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन जब डी करते तब सही होता। ए बताने वाले पूरे के पूरे नंबर पा गए कितने? 0। चलो बेटा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों, हाँ कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। दिए गए उदाहरण से कीजिए। यही है ना प्रश्न? इसको हम लिख दे रहे हैं बेटा, देख के कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी से कीजिए, यानी ए इधर है, वही मिलाप करना बेटा। कौन किसके साथ जा सकती है, जा सकता है, वो अगर हम देख गए तो सब कुछ सुटेबल है। ऑप्शन ए कह रहा है ए पॉइंट में एल्डिहाइड, बी कह रहा है एल्काइन, सी कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी कह रहा है हैलोएल्केन। और संरचना सूत्र बनाया बेटा, हम बना रहे हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। CH। अरे 3 ही बार H है, 4 बार बोल दिए थे, समझ लेना 4 बार ही था, एक बार सर छोड़ दिए। बी ऑप्शन है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है।
ध्यान देना। प्रश्न कर रहा है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कीजिए कॉलम बी से, यानी जोड़ा बनाना है, कौन किसके साथ सुटेबल बैठ रहा है यही बनाना है। कॉलम ए में दिया है, बी में दिया है। ए में दिया है एल्डिहाइड। अब इसका एल्डिहाइड क्या है, थोड़ा सा खूबसूरत है, स्मार्ट है। अब इसके लिए लड़की ढूंढना है, कैसा ढूंढोगे, बढ़िया की खराब। तो ये इसके साथ कौन आ सकता है, यहाँ से बता दो पहले। ए के साथ क्या आएगा, ये बी सी डी में से बी आएगा। हाँ बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बता दोगी, गीता बता देगी, वेरी गुड। अनु बता दो, पायल बता दो, मुस्कान बता दो, रविता सविता कोई तो बताओ, रूबी बताओ। बी वाला ऑप्शन बेटा, इसीलिए तो हम क्रम अदला बदली कर दिए। डी आएगा, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा, निशा, और तुम्हारा क्या नाम है, शिवांगी। निशा और शिवांगी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए पहले, ताली बजाओ तो लोग, वेरी गुड। ये लोग बिल्कुल एकदम गलत जवाब दिया है, पहले का सी होगा। एल्डिहाइड अभी बताया CHO होता है, उसमें तो आसानी से लिख दिए थे। अब बेटा एल्काइन, एल्काइन है ना, एल्काइन है तो मैं कुछ छोड़ दिया हूँ लग रहा है, और नहीं छूटा होगा तो भी कोई बात नहीं, लगा लेना, 3 बॉन्ड होता है आइन में। अब तो इसका बता ही दिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बताओ इसका। वेरी गुड, देख लो जल्दी, ये वाला डी, वेरी गुड, ये वाला डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और इसका क्या होगा, अब बस मिला लेना, ऑप्शन में दिया रहता है ए के साथ सी, बी के साथ ए, और सी के साथ डी, और डी के साथ बी। या जो दिखाई देगा ऑप्शन ए बी सी में, उसी को टिक कर देना। डाउट आप समझ गए ना। अगला प्रश्न क्या है, 12 के बाद, 12 के बाद 13 केमिस्ट्री का है। सर ये तो सबको आएगा। हाँ क्या प्रश्न बोल दो तब, क्या लिखा है। 13 नंबर, कार्बन परमाणु की संयोजकता, संयोजकता है, क्या होगा, तो कुछ लिखने की जरूरत, तो 4 इज राइट आंसर। जो ऑप्शन होगा कर लोगे, ठीक। आगे अब बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी का खुद से कर लेना तुम लोग, वो भी थ्योरेटिकल ही है, ठीक। हम भी थक गए, कल से ही खाना नहीं खाया, गए थे बारात में, वही सब झगड़ा कर लिए, खाना नहीं मिला, फिर हम लोग चले, अब घर पे आके कौन बनाएगा। सबसे पहले सभी लोग जो भी अनसॉल्व पेपर पढ़ रहा है उसका पूर्णतः आप सोल्यूशन देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा बताया गया है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर दिसंबर तक आप 1000 सब्सक्राइबर करते हो तो आपको इससे ज्यादा मेहनत करके पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, PDF, वीडियो सब मिलेगा, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो मिलेगा ही, इन ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा देंगे, और फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड होगा अगर 1000 सब्सक्राइबर इस महीने के 31 तारीख के अंदर हो गए तो, ठीक। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, सबक है।